नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश श्रीवास्तव। अभी हाल ही में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि बिल्किस बानो के बलात्कार के 11 अपराधियों को या आरोपियों को, अपराधी ही हैं अब तो, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कैद की सजा सुनाई, जिनको कुछ समय पहले गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया। मैं यहाँ पर बात करूंगा कानून के दायरे में कि कानून हमारा बलात्कार के केस में क्या कहता है, किन केसों में सजा कम की जाती है, ज्यादा की जाती है, बढ़ाई जाती है। किन केसेस को मीडिया हाइप दी करके हमेशा जिंदा रखता है, किन केसेस को मीडिया चुपचाप दबा देता है। क्या मीडिया के दबाने और उठाने में सरकारों का या राजनीतिक पार्टियों का कोई हाथ होता है? ये सारी चीजें जो है, आप खुद निर्णय कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको फैक्ट बताने वाला हूँ। इसमें कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है, सिर्फ फैक्ट है। बात शुरू होती है साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने की घटना से, जिसमें अयोध्या से आए हुए बहुत सारे लोग, जिनमें महिलाएं थीं, बच्चे थे, पुरुष थे, बुजुर्ग थे, जिंदा जल जाते। उनकी लाशों को देख कर के लगा कि बहुत से बच्चे माँ के सीने से चिपके हुए वहीं जल गए। ये एक ऐसी दुर्दांत घटना था जिसको मीडिया ने कभी हाइप नहीं दिया, क्योंकि मीडिया ने इस घटना को करने वालों को एक चेहरा नहीं दिया, एक नाम नहीं दिया। सिर्फ कारण बताया, ऐसे घटी, वैसे घटी। जब ये घटना घटी तो लोग आक्रोशित हुए। आक्रोश में विवेक शून्य होना स्वाभाविक है। एक वर्ग ने माना कि इस घटना के पीछे दूसरे वर्ग ने कहीं ना कहीं सहयोग किया और उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। मारकाट, मृत्यु का तांडव शुरू हो गया। इसी में एक घटना ऐसी घटी, एक या दो घटी एक्चुअली। इसमें एक व्यक्ति के हाथ जोड़ने की तस्वीर को भी बहुत अच्छे से मीडिया में दिखाया गया। एक ऐसी घटना थी जिसमें कोई व्यक्ति किसी बच्चे को तलवार के उस पर दिखा रहा है। ये दुर्दांत घटनाएं थी। साथ ही एक महिला के साथ बलात्कार होता है। ये एक वर्ग ने दूसरे वर्ग के साथ किया, जिसको दिखाया गया। क्या कहीं व्यक्तिगत रूप से आपको ऐसा लगता है कि दूसरे वर्ग ने पहले वर्ग के साथ ऐसा नहीं किया होगा? जरूर किया होगा, लेकिन शायद उन्होंने उस वर्ग के लोगों को जिंदा ही ना छोड़ा हो जो अपना वो केस लड़ पाए। यहाँ पर मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि कश्मीर में जो हुआ उसको हाइप नहीं दिया गया, उसको कोई मीडिया फुटेज नहीं मिला, वो सही वो गलत था, ये सही था, ऐसा कुछ नहीं। बात सिर्फ कानून की होगी कि आखिर कानून कहता क्या है। इन घटनाओं के होने के बाद किन सबूतों के अभाव में लोगों को सजा नहीं होती और किन में होती है। आपने बहुत सारे केस देखे होंगे। कुछ केसेस को मैं आपके सामने खोल के रखता हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है इसमें व्यक्तिगत भावनाओं को आहत करने का या व्यक्तिगत रूप से आहत होने का। राज्य सरकार ने निर्णय अपने हिसाब से लिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से लिया। दोनों ही कहीं ना कहीं कानून के दायरे में होंगे। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया हो वो ऐसे ही हवा में लिया हो, या जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है वो हवा में लिया हो। दोनों में ही कहीं ना कहीं कानून का विशेष योगदान होगा। तो वो कौन सा कानून है जिसके तहत रिहाई हुई, और वो कौन सा कानून है जिसके अंतर्गत दोबारा से सजा हुई, ये निर्णय भी मैं आपके ऊपर ही छोड़। सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि बिल्किस बानो का केस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बिल्किस बानो के दोषियों को सजा मौत से कम यानी उम्र कैद मिली, फिर वे 14 साल की सजा काटकर कैसे रिहा हो गए? बहुत ही वाजिब सवाल है। आपको ये भी पता होगा कि रेप के केस में सजाएं कौन-कौन सी होती हैं। भारत में बलात्कार की सजा 7 साल से लेकर के उम्र कैद और फांसी तक की है। ठीक है, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने पूछा कि इस मामले में दोषियों के बीच भेदभाव क्यों किया?
14 साल की रिहाई की राहत सिर्फ इन्हीं को क्यों, बाकी कैदियों को क्यों नहीं? कैदियों से भरी है, बिल्किस के कमेटी किस आधार पर बनी? कोर्ट ने पूछा, जब गोधरा की अदालत ने ट्रायल नहीं किया तो उससे राय क्यों मांगी गई? ये सारे बहुत अच्छे हैं पॉइंट्स। ठीक है, हम मानते हैं 27 फरवरी 2002 में ये घटना होती है, इनकी हत्या हो जाती है। दंगों की आग से बचने के लिए ये एक केस को जो उठाया गया है वो थोड़ा सा अजीब लगता है कि इतने बड़े हत्याकांड में इन 54 की 59 लोगों की कोई बातचीत नहीं है। ये कहाँ के थे, किस परिवार के थे, इनके साथ क्या हुआ। लेकिन जो भी हुआ, दोनों में से दोनों के साथ ही बुरा हुआ। मैं ये चाहता था कि जितना अटेंशन इस केस को मिला है उतना ही इसको भी मिलना चाहिए। घटना क्यों हुई, किसने की, खैर सीबीआई ने दोषी ठहराया। मुंबई हाई कोर्ट में अपील हुई। मई 2022 में अ, गुजरात सरकार फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ये क्या है कि इनमें से एक दोषी ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील दायर कर रिमिशन पॉलिसी के तहत रिहाई की मांग की। अब ये रिमिशन पॉलिसी एक अलग शब्द है, इसको हम गूगल में करके देखते हैं कि ये क्या है। ये होती है रिमिशन पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बिल्कुल मिलेगी। ये हमारे कानून का एक छोटा सा दांव पेच होता है जो आमतौर पे लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि कानून जो है वो इस तरह से बनाए गए हैं कि एक आम आदमी की आम आदमी पढ़ तो ले उसको लेकिन समझ ना पाए। मतलब आप उसको पढ़ लेंगे क्योंकि भाषा में बहुत ज्यादा जोड़ झाल नहीं है, लेकिन आपकी वो समझ में नहीं आएगी। तो कहानी ये है कि जब ये घटना घटी तो मेरा भी सवाल सिर्फ गुजरात सरकार से ये है कि गुजरात सरकार ने कौन से नियम के अंतर्गत इनको रिहाई दी। पहली चीज, अगर उन्होंने किसी कानून के अंतर्गत दी है तो वो कौन सा कानून है। फिर कहानी ये आती है कि सुप्रीम को ईडब्ल्यूएस का केस पड़ा हुआ है, बहुत सारे केस पड़े हुए हैं, इसको बहुत प्रायोरिटी पे लिया गया, ये अच्छी बात है। ऐसे संवेदनशील केसों को प्रायोरिटी पर ही लेना चाहिए। लेकिन और भी तो घटनाएं हैं, मैं आपको दिखाता हूं ये वाली घटना है। ये निर्भया का जो केस हुआ था, इसमें भी एक बहुत ही हैवानियत की गई थी। ऐसी हैवानियत जो उससे पहले नहीं हुई थी और उसके बाद भी हुई है। लेकिन इस केस में भी किसी को सिलाई मशीन दी गई है, किसी को कुछ दिया गया, किसी को कुछ दिया गया। तो ये सारी घटनाएं हमें क्या, मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर फिर से कहना चाहूंगा, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। धैर्य पूर्वक चीजों को पढ़िएगा और समझिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भारत में बलात्कार के ऐसे कैसे इतने केस हैं जिनमें दोषियों को सजा नहीं हुई। सबसे पहले हम आते हैं, समय गुजरने के साथ देश अपने साथ हुए अत्याचारों को कैसे भूल सकते हैं। 10 क्रूरतम रेप केसों की। अब ये देखिए आप, अरुणा शानबाग रेप केस 1973। आप सोच सकते हैं शायद इस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी। सोहन लाल के खिलाफ लूट और हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज किया गया। 7 साल की सेज और आरोपी रिहा। दूसरा आता है 1972। आदिवासी लड़कियों के साथ दो सिपाहियों ने बलात्कार किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जिससे उन सिपाहियों को कोई सजा नहीं हो पाई थी। ठीक है। प्रियदर्शनी मट्टू का केस है
1996 कानून की पढ़ाई कर रही थी, इस व्यक्ति ने किया। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, पहली बार शायद मीडिया ने अच्छा काम किया था। मीडिया के कारण किसी पीड़िता को न्याय मिला, ये पीस मिलेगा। फिर आता है अंजना मिश्रा केस 1999। अंजना मिश्रा एक आईएफएस अधिकारी की पत्नी थी, मजाक नहीं। और इंद्रजीत के खिलाफ 1972 में रेप का प्रयास करने की शिकायत दी थी। सोचिए, 1972 में केस हुआ और देखिए क्या घटना है। ऐसे बड़े बड़े अधिकारी। एक और घटना शायद केपीएस, जिसमें आरोपी केपीएस गिल को बनाया जाता है, वो एक आईएएस अधिकारी थी। हाँ, जबकि रेप करने वाले 3 आरोपियों को 2 साल का कारा, 2 को आजीवन, और एक आरोपी का पता नहीं। ये सौम्या केस तीसरा है, एर्नाकुलम की। और ये चलिए फांसी सुनाएगी। मुंबई का केस है, खतरनाक में आता है ये सबसे ज्यादा। एक महिला पत्रकार जब अपने एक दोस्त के साथ पिछड़े इलाके में अपने असाइनमेंट के लिए फोटोग्राफी के लिए गई, तभी 5 युवक ने किया। सभी आरोपी जेल में हैं। ये घटना शायद किस सन की है, इसकी जाने। भवरी देवी केस, ये तो शायद सुना ही होगा। बाल विवाह के खिलाफ बोलना शुरू किया, शायद राजस्थान की है। और मना कर दिया। सवाई माध कहा जाता है, किया जा सकता है, फिर भी फिर जिलाधिकारी ने आदेश देने से मना कर दिया। ये घटनाएं कुछ अजीब लगती है। स्कारलेट किलिंग, ये तो शायद विदेशी ही थी, ब्रिटेन में। और उनके उसे समुद्र में डुबोकर मार दिया। अब मीडिया स्कॉटलैंड के पहनावे और लाइफ स्टाइल को, ये तो गलत बात है। पकड़ा नहीं जा सका। और ये देखिए, ये घटना हुई इमराना रेप केस 2005। ससुर को 10 साल की सजा। निर्भया केस ने तो पूरे देश को ही हिला के रख दिया था। ये 4 आरोपियों को, इसमें ये नाबालिग का जो था ना, इसका नाम तक नहीं कहीं आया, जबकि सबसे ज्यादा क्रूरता इसी ने की, जैसा कि आया है। तो मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि ये ऐसे जघन्य अपराधों में जो एक कोर्ट रिहाई कर देता है, दूसरा सजा देता है, तो ये कानून का मजाक है या कानून से मजाक है? ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता कि इसको आप समझिएगा कि इस तरीके की घटनाएं जो घटती हैं, वो कानून का मजाक उड़ाना माना जाएगा या कानून से मजाक। क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं, वहां सभी को डर लगता है। मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है। जब हम सभी डरे हुए हैं इन घटनाओं से, तो फिर ये घटनाएं करता कौन? क्या मानसिकता है? क्या उनको किसी मनोचिकित्सक की जरूरत है या कुछ और? जो भी है, मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई घटना ऐसी घटती है, क्विक ट्रायल हो, दोषी बख्शे ना जाए, निर्दोष को सजा ना हो, और न्याय में जाति और धर्म ये आड़े ना आए कि ये अमुक जाति का है इसलिए इसको वरीयता दी जाएगी, ये अमुक धर्म को मानने वाला है इसलिए इसको वरीयता दी जाएगी, नहीं तो सरकार पर, समाज पर ये आरोप लगेगा कि इन जातियों के साथ में अत्याचार होता है। सरकार को एक सम रहना चाहिए कि किसी का भी हो, अगर अन्याय हुआ है तो न्याय होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में आज भी ये बड़ी विडंबना है कि जाति और धर्म के लोगों, कुछ विशेष मैं शब्द यूज कर देता हूँ, उनको इतनी वरीयता दी जाती है कि सारे नियम कायदे कानून एक तरफ और उनके ऊपर हुआ अत्याचार एक तरफ।
मतलब पता नहीं क्या सोच है। ख़ैर मैं तो इतना ही कहूँगा कि सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, एक-दूसरे का साथ दें, सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।